क्या आप जानते हो कि अमूल कोई कंपनी नहीं है? हाँ, आपने सही सुना। अमूल का कोई ओनर नहीं है, ना ही कोई बिलियनियर, ना ही कोई फॉरेन इन्वेस्टर, ना ही कोई कॉर्पोरेटिव जायंट्स। आज अमूल इंडिया की सबसे बड़ी डायरी ब्रांड है। 7.3 बिलियन रुपीस से ज़्यादा एनुअल टर्नओवर। लेकिन ये किसी टाटा, बिरला या अंबानी की कंपनी नहीं है। अमूल एक्चुअली 36 लाख फार्मर्स की है। हाँ, 36 लाख छोटे छोटे फार्मर्स जो गुजरात के गांव-गांव में रहते हैं। ये फार्मर्स ही अमूल के असली मालिक है। और ये कहानी सिर्फ बिजनेस सक्सेस की नहीं है, ये कहानी है कि रेवोल्यूशन की, जिसने इंडिया को मिल्क इंपोर्ट करने वाले देश से दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना दिया। ये कहानी है उन गरीब फार्मर्स की जो अपने हक के लिए लड़े और एक ऐसा मॉडल बनाया जो आज पूरे देश में केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाता है। तो चलिए जानते हैं अमूल की पूरी कहानी, शुरू से लेकर आज तक। ये जर्नी है इंस्पायरिंग भी, शॉकिंग भी और एजुकेशनल भी। हमारी पूरी कहानी शुरू होती है 1946 से, पहले के गुजरात से। उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश रूल था और फार्मर्स की हालत बहुत ही खराब थी। गुजरात के क्यारा डिस्ट्रिक्ट, जो आज आनंद डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, यहाँ के फार्मर्स भैंस और गाय पालते थे। उनके पास दूध था, मेहनत करते थे, लेकिन पैसा नहीं था। क्यों? क्योंकि उस वक्त एक कंपनी थी, पॉल्सन डायरी। ये बॉम्बे में बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी थी जो क्यारा के पूरे एरिया में दूध का बिजनेस कंट्रोल करती थी। सिस्टम कुछ ऐसा था, फार्मर्स अपना दूध बेचते थे लोकल मिडिलमैन को, वो मिडिलमैन बेचते थे पॉल्सन को, और पॉल्सन बेचता था बॉम्बे के मार्केट में। हर स्टेप पे एक और आदमी कमीशंस खा जाता था। स्कीम्स में जो दूध का प्राइस और पॉल्सन जो फार्मर्स को दे रहा था, उसमें ह्यूज डिफरेंस था। पॉल्सन ने कॉन्ट्रैक्टर्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाया और फार्मर्स को प्राइस मिनिमाइज करके अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, फार्मर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। पॉल्सन ने मोनोपोली बना के रखी थी। अगर आपको दूध बेचना है तो सिर्फ पॉल्सन को ही बेचना पड़ेगा। समर में जब दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा होती थी तो पॉल्सन प्राइस और कम कर देते थे। विंटर में जब डिमांड ज़्यादा होती थी तब भी फार्मर्स को वैसे ही कम प्राइस मिलता था। तो सिचुएशन क्लियर थी, फार्मर्स मेहनत कर रहे थे लेकिन प्रॉफिट किसी और के जेब में जा रहे थे। इन सब से गुस्सा होकर 1945 में क्यारा के फार्मर्स ने डिसाइड किया कि अब बस, अब बहुत हो गया है। उन्होंने एक मीटिंग की और डिसाइड किया वो पॉल्सन को दूध सप्लाई करना बंद कर देंगे। और ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये अपनी लिवलीहुड को रिस्क पे डालना था। लेकिन सवाल ये था, अल्टरनेटिव क्या है? अगर पॉल्सन को नहीं बेचेंगे तो किसको बेचेंगे? और दोस्तों, यहाँ पर इंटर हुए दो लोग। पहले था त्रिभुवन दास पटेल, एक लोकल लीडर और फ्रीडम फाइटर, और दूसरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस वक्त इंडिया का इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक की रोल प्ले कर रहा था। सरदार पटेल ने फार्मर्स से कहा, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो तुम्हें खुद ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, तुम्हें अपना खुद का कॉर्पोरेटिव बनाना पड़ेगा जहां तुम खुद के मालिक हो। लेकिन उस वक्त इंडिया में कॉर्पोरेटिव मूवमेंट बहुत रेयर था। 14 दिसंबर 1946, ये तारीख याद रखिए। इस दिन क्यारा डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड रजिस्टर्ड हुआ। शुरू में सिर्फ 2 विलेज के फार्मर्स ज्वाइन किए और टोटल कलेक्शन थे सिर्फ 247 लीटर पर डे। मॉडल सिंपल था लेकिन पावरफुल था। पहले हर गांव में एक विलेज सोसाइटी बनेगी, उस सोसाइटी के हिसाब से फार्मर्स मेंबर्स होंगे। दूसरा, हर सुबह और शाम फार्मर्स अपना दूध लेके आएंगे विलेज सोसाइटी के कलेक्शन सेंटर पे। वहां दूध का फैट कंटेंट चेक होगा और उसके हिसाब से पेमेंट मिलेगा इमीडिएटली। तीसरा, यह सोसाइटी मिलकर एक यूनियन बनाएगी जो प्रोग्रेसिव मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल करेगी। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी प्रॉफिट होगा वो वापस फार्मर्स को ही मिलेगा, क्योंकि फार्मर्स ही इस बिजनेस का ओनर है। शुरू के साल बहुत मुश्किल थे। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कैपिटल नहीं था, एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन फार्मर्स ने ट्रस्ट किया अपना मॉडल पे और मेहनत करते रहे। तो इन सब के बीच पॉल्सन क्या कर रहे थे? पॉल्सन ने ट्राई किया इस मूवमेंट को क्रैश कराने के लिए। उन्होंने प्राइस बढ़ाया, पॉलिटिकल प्रेशर डाला, लेकिन फार्मर्स ने अपना स्टैंड नहीं छोड़ा। और फाइनली 1948 में गवर्नमेंट ने इंटरव्यू किया और पॉल्सन को बॉम्बे से दूध सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट अब क्यारा यूनियन को मिल गया। ये एक बड़ी जीत थी, लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होने वाला था। कैसे इस छोटे से कॉर्पोरेटिव को एक सस्टेनेबल बिजनेस में कन्वर्ट करना था। इसके लिए ज़रूरत थी एक ऐसी शख्स की जो टेक्निकल नॉलेज, बिजनेस और लॉन्ग टर्म विजन तीनों ही रखते हो। और ये शख्स आने वाला था 1949 में, सिर्फ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे। लेकिन ये शख्स इंडिया की डायरी इंडस्ट्री का चेहरा बदल देगा हमेशा के लिए। 1949 में 28 साल का एक मैकेनिकल इंजीनियर आनंद पहुंचा। नाम था वर्गीस कुरियन। कुरियन अभी अभी अमेरिका से वापस आया था, जहां उन्होंने डेयरी इंडस्ट्री में मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट की थी। ये डिग्री इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें स्कॉलरशिप पे करवाया था और कंडीशंस थी वापस आके गवर्नमेंट के लिए काम करना पड़ेगा।
बॉन्ड पीरियड 5 साल। कुरियन का प्लान था ये 5 साल पूरा करो और फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब ज्वाइन करो। उन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था किसी विलेज में जाके फार्मर्स के साथ काम करने में। लेकिन जब वो आनंद पहुंचे तो उन्हें लगा कि ये तो एंड ऑफ द वर्ल्ड है, छोटा सा टाउन, कोई फैसिलिटीज नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। कुरियन को ये सब बकवास लग रहा था। 5 साल का बॉन्ड कंप्लीट करना चाहते थे और यहाँ से निकल जाना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा फार्मर्स किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से वो अपना कॉर्पोरेटिव को चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं डिस्पाइट सब लिमिटेशंस के, और फिर वो अपना मन बदल लेते हैं और फिर सीरियसली काम करना शुरू किया। और उनको कुछ प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा। पहली प्रॉब्लम थी इंडिया में बफेलो मिल्क से बटर बनाना मुश्किल था, क्योंकि बफेलो मिल्क का फैट स्ट्रक्चर अलग होते हैं काऊ के मिल्क से। वेस्टर्न कंट्रीज में सारे टेक्निक थे काऊ मिल्क के लिए, लेकिन बफेलो मिल्क के लिए कोई स्टैब्लिश्ड प्रोग्रेस नहीं थी। कुरियन ने मंथ रिसर्च किया और फाइनली एक प्रोग्रेस डेवलप किया जिससे बफेलो मिल्क से भी हाई क्वालिटी बटर बन सकता है। 1955 में पहली बार अमूल बटर मार्केट में आया। ये येलो कलर बटर था जो सॉफ्ट था, टेस्टी था और सस्ता भी था। ये बटर धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा, लेकिन अभी भी प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड था, सिर्फ गुजरात तक ही रीच था। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक। अगर तुम हेल्दी रहना चाहते हो और अपनी डेली डाइट में कुछ न्यूट्रिशंस ऐड करना चाहते हो तो मिस्टर नट्स एक बढ़िया चॉइस रहेगा। हाई प्रोटीन, नो अननेसेसरी जंक्स और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। और बेस्ट पार्ट, मेरा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अगर जाओगे तो आपको 30% ऑफ मिलेगा। तो इस लिंक को चेक करो, हेल्दी चॉइस बनाओ। और आप चलते हैं वापस वीडियो पे। 1954 में कुरियन का 5 साल का बॉन्ड कंप्लीट हो गया था। वो आप फ्री थे जाने के लिए। उन्होंने एक्चुअली बॉम्बे में एक जॉब भी एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन त्रिभुवन दास पटेल ने उनसे रिक्वेस्ट की, प्लीज़ मत जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कुरियन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है ये एक डिसीजन सबसे मुश्किल था उनके लाइफ में, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो रोकेंगे बट अपने टर्म्स पे। वो एक सैलरी पे एम्प्लॉयर नहीं रहेंगे, वो रहेंगे तो प्रोफेशनल मैनेजर जो कॉर्पोरेटिव को बिल्ड करेंगे अपना विजन के अकॉर्डिंग। 1950s और 60s में कुरियन ने एग्रेसिव एक्सपेंशन किया, ज़्यादा विलेज को कॉर्पोरेटिव में जोड़ा, प्रोग्रेसिव कैपेसिटी बढ़ाई, क्वालिटी कंट्रोल इंप्लीमेंट किया। सिर्फ बटर नहीं, अब अमूल चीज, मिल्क पाउडर और बाकी डेयरी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहा था। कंपटीशन में अमूल ने पॉल्सन और बाकी प्राइवेट डेयरीज को भी पीछे छोड़ दिया। फार्मर्स को ज्यादा प्राइस मिल रहा था, कस्टमर को बेटर क्वालिटी मिल रही थी। 1960-65 में इंडिया को एक बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। कंट्री में दूध की शॉर्टेज थी। हम दूध इंपोर्ट कर रहे थे बाहर से, मेनली अमेरिका और न्यूजीलैंड से। प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने देखा कि अमूल कितना सक्सेसफुल है। उन्होंने सोचा अगर ये मॉडल पूरा देश में इम्प्लीमेंट हो जाए तो हम सेल्फ एफिशिएंट बन सकते हैं मिल्क प्रोडक्शन में। शास्त्री जी ने कुरियन को बुलाया और कहा, क्या तुम ये मॉडल पूरा इंडिया में रिप्लिकेट कर सकते हो? कुरियन ने चैलेंज एक्सेप्ट कर ली, लेकिन उन्होंने क्लियरली बोला ये सिर्फ गवर्नमेंट प्रोग्राम नहीं होगा, ये होगा कॉर्पोरेटिव का नेटवर्क के थ्रू, जहां फार्मर्स से डिसीजंस मेकर होंगे। 1970 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ ऑपरेशन फ्लड, दुनिया का सबसे बड़ी डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम चला 26 साल तक, 1970 से 1996 तक। इस प्रोग्राम को लीड करने के लिए बनाया गया NDDB, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और चेयरमैन बना डॉक्टर वर्जेस कुरियन। ऑब्जेक्टिव सिंपल था लेकिन एम्बिशियस था। पहला, रूरल मिल्क सरप्लस एरिया को कनेक्ट करना अर्बन डेफिसिट एरिया से, मतलब जहां दूध ज़्यादा बन रहा है वहां से ले जाना जहां डिमांड ज़्यादा है। दूसरा, अमूल जैसा कॉर्पोरेटिव मॉडल पूरा इंडिया में रिप्लिकेट करना, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विलेज लेवल सोसाइटीज बनाना। तीसरा, मॉडर्न डेयरी प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जिससे क्वालिटी मेंटेन हो और वेस्ट कम हो। ऑपरेशन फ्लड 3 फेज में इंप्लीमेंट हुआ। फेज 1, इस फेज में फोकस था 4 मेजर मेट्रो सिटीज, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इनका मिल्क डिमांड को मीट करना था। 18 मिल्क शेड्स स्टैब्लिश किया गया डिफरेंट स्टेट में। मॉडर्न प्रोग्रेसिव प्लांट बने जहां पैकेजिंग और क्वालिटी कंट्रोल हो। फेज 2 में एक्सपेंशन हुआ, 136 मिल्क शेड्स ऐड किए गए, कवरिंग 700 टाउन्स और सिटी अक्रॉस इंडिया। हर स्टेट में अपना कॉर्पोरेटिव डेयरी ब्रांड लॉन्च हुआ। मदर डेयरी दिल्ली में, नंदिनी कर्नाटका में, विजया आंध्र प्रदेश में। स्पेशल फोकस था ह्यूमन एम्पावरमेंट पे। ह्यूमन डायरी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज बनाई गई जहां ह्यूमन फार्मर्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकती थी। लास्ट फेज पे फोकस था टेक्नोलॉजी अपडेट और सेल्फ रिलायंस पे काम करना। डेयरी एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया, फार्मर्स को ट्रेनिंग दी गई, एनिमल हस्बेंड्री, हाइजीन,
क्वालिटी कंट्रोल, बिजनेस मैनेजमेंट। ऑपरेशन फ्लोट के एंड तक 1996 में ये रिजल्ट था। 70,000 प्लस विलेज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 1 लाख फार्मर से भी ज्यादा डेयरी मिल्क प्रोड्यूसमेंट, 13 मिलियन लीटर। इंडिया बन गया वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूस। 1970 में इंडिया मिल्क इंपोर्ट कर रहा था। 1998 तक इंडिया मिल्क एक्सपोर्ट करने लगा। 1970 में पर कैपिटा मिल्क थी 112 ग्राम पर डे। 1996 तक बढ़कर 220 ग्राम पर डे बन गई, ऑलमोस्ट डबल। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं थी, ये ट्रांसफॉर्मेशन था रूरल इंडिया का। लाख्स फैमिलीज की इनकम स्टेबल हो गई, ह्यूमन फाइनेंशियली इंपावर्ड हुई, विलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, रोड बने, इलेक्ट्रिसिटी आई, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बने। डॉक्टर कुरेन के काम का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि उन्हें सिर्फ इंडिया नहीं पूरे दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया। 1963 से 1999 तक उन्हें लगातार दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिलते रहे। 1963 में रेमोन मैग्सेसे अवार्ड मिला, 1965 में पद्मश्री मिला, 1966 में पद्म विभूषण मिला, 1986 में कृषि रत्न मिला और फिर से 1986 में वाटलर पीस प्राइज मिला, 1989 में वर्ल्ड फूड प्राइज मिला, 1999 में डिस्टिंग्विश्ड अलुमनी अवार्ड मिला, 1993 में इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर मिला, 1999 में पद्म विभूषण मिला। तो यहीं तक था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।